हेलो एवरीवन, दिस इज निकिता। वेलकम बैक टू आवर चैनल। अपने एनसीईआरटी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्लास 9 का चैप्टर 12 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है साउंड। तो जो भी हमारे इस वीडियो पे विजिट करें, जो भी हमारे चैनल पे विजिट करें, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। प्लेलिस्ट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। 6th 7th 8th क्लास के जितने भी साइंस के चैप्टर्स थे अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो जैसे कि हमारे आसपास बहुत सारी आवाज़ें हम सुनते हैं, बर्ड्स की, बेल्स की, मशीन्स की, व्हीकल की, टीवी की, रेडियो की। साउंड इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। की हमारी साउंड क्या है? एक एनर्जी है, कुछ सेंसेशन कहीं ना कहीं प्रोड्यूस होगी जिसकी वजह से वो हमारे कानों में सुनाई देगी। There are also other forms of energy like mechanical energy, light energy। बहुत सारी एनर्जीज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। We have talked about mechanical energy in the previous chapter। पिछले वाले चैप्टर्स में हम मैकेनिकल एनर्जीज के बारे में पढ़ चुके हैं। यू हैव बीन टॉट अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्व एनर्जी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। विच स्टेट्स दैट वी कैन नाइदर, जो हमें क्या बताता है कि हम एनर्जी को ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही बना सकते हैं, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। व्हेन यू क्लैप, जब आप क्लैप करेंगे, ए साउंड इज प्रोड्यूस, एक साउंड प्रोड्यूस होगा। कैन यू प्रोड्यूस साउंड विदाउट यूटिलाइजिंग योर एनर्जी? बिना अपनी एनर्जी लगाए हुए क्या आप कहीं पर भी साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं? विच फॉर्म ऑफ एनर्जी डिड यू यूज टू प्रोड्यूस साउंड? किस तरह की एनर्जी आप यूज करेंगे साउंड प्रोड्यूस करने में? इन दिस चैप्टर हम ये सारी बातें पढ़ेंगे। फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट हमारा प्रोडक्शन ऑफ साउंड। 12.1 आपको क्या करना है? एक ट्यूनिंग फॉर्क लेनी है। ये है ट्यूनिंग फॉर्क। ये टेक अ बिग नीडल एंड अ थ्रेड, पुट अ नॉट एंड वन एंड थ्रेड एंड विद द हेल्प ऑफ नीडल पास द थ्रेड थ्रू द बॉल, टच द बॉल जेंटली विद द प्रॉन्ग ऑफ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग। एक बॉल के साथ, ये ट्यूनिंग फॉर्क के साथ धागा बांध के एक एक्टिविटी करनी है। उसके बाद क्या करना है? ऑब्जर्व व्हाट हैपन। अपने फ्रेंड्स के साथ ऑब्जर्व कीजिए। जैसे कि देखिए, एक पेंडुलम है, ये बॉब लगा हुआ है, यहाँ पे आपने क्या करा? ट्यूनिंग फॉर्क को क्या किया? वाइब्रेट करवाने की कोशिश की। ये टेबल टेनिस वाली एक्टिविटी है, बॉल वाली। तो आप देखेंगे वाइब्रेशन कॉज होगी तो फिर आवाज़ भी प्रोड्यूस होगी। उसी तरीके से दूसरी एक एक्टिविटी है, ये ग्लास है, टम्बलर है, पानी भरा हुआ है, इसमें आपने क्या किया है? एक ऐसे ट्यूनिंग फॉर्क को क्या किया है? वाइब्रेट करा के इसके अंदर डाल दिया है। जैसे आप अंदर डालेंगे तो आप क्या देखेंगे? वाइब्रेट होने लगेगा अंदर का पानी भी, और ये पानी पूरा फिल हो रखा है ग्लास में। तो आप क्या देखेंगे? जैसे जैसे वाइब्रेशन कॉज हो रही होगी ना, इसके अंदर पानी भी बाहर आ सकता है। तो ये सारी एक्टिविटीज आप जब करके देखेंगे फ्रेंड्स के साथ तो आपको समझ में आएगा। फ्रॉम द अबव एक्टिविटी व्हाट डू यू कंक्लूड? इन सारी एक्टिविटीज को करके आपने क्या कंक्लूड करा? कैन यू प्रोड्यूस साउंड विदाउट अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट? बिना ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट कराए हुए क्या आप कोई भी साउंड प्रोड्यूस करा सकते हैं? इन द अबव एक्टिविटीज वी हैव प्रोड्यूस साउंड बाय स्ट्राइकिंग अ ट्यूनिंग फॉर्क। हमने क्या किया था? ऊपर जो हमने साउंड प्रोड्यूस करा है उसमें हमने ट्यूनिंग फॉर्क को स्ट्राइक करवाया। वी कैन ऑल्सो प्रोड्यूस साउंड बाय प्लकिंग। हम प्लकिंग, स्क्रैचिंग, रबिंग, ब्लोइंग, शेकिंग, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में ये एक्टिविटीज करके हम क्या कर सकते हैं? साउंड प्रोड्यूस करवा सकते हैं। एज पर द अबव एक्टिविटीज व्हाट डू वी डू? ऑब्जेक्ट, हमने ऊपर वाली एक्टिविटी में क्या किया था? ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ मारा ताकि क्या? वाइब्रेशन कॉज हो जाए। वी सेट द ऑब्जेक्ट वाइब्रेटिंग एंड प्रोड्यूस साउंड, कि हमने वाइब्रेशन प्रोड्यूस कराई जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हुआ है ना। वाइब्रेशन कराई ऑब्जेक्ट्स के बीच में जिसमें क्या हुआ? फिर साउंड प्रोड्यूस हुआ। वाइब्रेशन मीन्स अ काइंड ऑफ रैपिड। बार बार वाइब्रेशन की बात करें तो वाइब्रेशन का मतलब क्या है? वाइब्रेशन का मतलब है कि किसी भी चीज़ में, किसी भी ऑब्जेक्ट में टू और फ्रो डायरेक्शन में क्या हो? मूवमेंट हो, आगे पीछे की तरफ। द साउंड ऑफ ह्यूमन वॉइस इज प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड। हमारे जो गले से साउंड प्रोड्यूस होती है वो कैसे होती है? कि हमारे जो वोकल कॉर्ड है उसमें वाइब्रेशन कॉज होती है जिसकी वजह से हमारे गले में से आवाज़ आती है। जब बर्ड अपने विंग्स को क्या करते हैं? फ्लैप करते हैं तो हमें आवाज़ सुनाई देती है। हमें बी जो होती है, मधुमक्खियाँ होती है, मक्खियाँ होती है, वो जब बजिंग साउंड प्रोड्यूस करती है, वाइब्रेट करती है, तब हमें उनकी आवाज़ सुनाई देती है। स्ट्रेच रबर बैंड व्हेन प्लग्ड वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड। जब आप किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करके वाइब्रेट कराते हो तो साउंड प्रोड्यूस होती है। ऐसे रबर बैंड को खींच के यहाँ पे स्क्रैच करो तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी और आपको कुछ ना कुछ साउंड भी सुनाई देगा। इफ़ यू हैव नेवर नोटिस डन, अगर आपने कभी नहीं किया तो करके देखिएगा। एक आपको एक्टिविटी करनी है, इसमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के आपको नाम लिखने हैं और बताने हैं कि किस तरह की वाइब्रेशन कौन से पार्ट से प्रोड्यूस हुई है। अब देखेंगे प्रोपागेशन ऑफ साउंड क्या होता है। साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। हमने देख लिया कि साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रही है। कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन अगर कॉज कर रहा है तो क्या हो रहा है? साउंड प्रोड्यूस हो रही है। द मैटर और सब्सटेंस थ्रू व्हिच साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड द मीडियम। हम क्या देखेंगे? यहाँ पे कुछ वाइब्रेशन हुई और उसकी आवाज़ अगर आप यहाँ सुन पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो साउंड थी, जो आवाज़ था, वो यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल हुआ, तभी तो आपको यहाँ तक सुनाई दे रहा है। तो हम क्या देखेंगे कि साउंड क्या होता है? ट्रैवल करता है।
तो ट्रैवल कैसे किया उसने, एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक, एक जगह से दूसरी जगह तक उसने क्या किया, ट्रैवल किया। तो हम क्या बोलेंगे, साउंड क्या करता है, ट्रांसमिटेड होता है। ठीक है, किसी मीडियम में साउंड क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। साउंड मूव्स थ्रू अ मीडियम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन टू द लिसनर। तो साउंड कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करता है, जिस जगह से वाइब्रेशन कॉज हो रही है वहां से वो प्रोड्यूस होता है, और लिसनर्स, सुनने वाले जितनी दूरी तक सुन पाते हैं वहां तक वो ट्रैवल करता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, जब कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, इट सेट द पार्टिकल ऑफ द मीडियम अराउंड इट वाइब्रेटिंग। तो होता क्या है, इस मीडियम में जितने भी यहाँ से यहाँ तक अगर कोई भी साउंड ट्रांसमिट हो रहा है तो इस मीडियम के बीच में जितने भी पार्टिकल्स थे वो सब क्या होते हैं, वाइब्रेट करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से साउंड यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल होता है। तो फिर आपके कान के पास जो भी पार्टिकल्स होंगे वो वाइब्रेट करेंगे, तो जिसकी वजह से आपको कानों में भी आवाज आ जाएगी। अ पर्टिकुलर ऑफ द मीडियम इन कॉन्टैक्ट विद द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज फर्स्ट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजिशन। It then exerts a force of the adjacent particle, as the result of which the adjacent particle gets displaced from its position. After displacing the adjacent particle, the first particle comes back. This process continues in the medium till the sound reaches your ear. The disturbance created by source of sound in travels through the medium, not the particular of the medium. देखिए इस पूरे पैरे में क्या लिखा होता है, इसको समझते हैं ऐसे। ये है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से वो वाइब्रेट कर रहा है, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। अब यहाँ तक उसके बाद सुनाई दे रही है, कैसे, ये है वो मीडियम, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो सुनाई दे रही है ये मीडियम हो गया। अब यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। अब वो क्या करे, जब यहाँ से वाइब्रेशन स्टार्ट हुई तो वाइब्रेशन की वजह से ये जो पार्टिकल्स हैं इनमें भी वाइब्रेट हुए। ये पार्टिकल जब इससे टकराए, जो हवा में फ्रीली मूव कर रहे हैं, वो यहाँ पर टकराए तो इसमें वाइब्रेशन हुई, ये हिलने लगा तो इसने इसको हिलाया, इसने क्या करी, डिस्टरबेंस कॉज करी इस वाइब्रेशन ने। इस डिस्टरबेंस की वजह से ये सारे जो पार्टिकल्स हैं इनमें भी डिस्टरबेंस हुई। ठीक है, ऐसे करते करते आप यहाँ पर खड़े, आपके ईयर्स के पास जो भी पार्टिकल्स वाइब्रेट हो रहे थे, डिस्टरबेंस इसके अंदर हुई थी, उनकी वजह से आपको आवाज सुनाई दी आपके ईयर्स के पास। अब हुआ क्या, एक बात इसमें और बोली गई, क्या कि जब ये वाले पार्टिकल ने इसके ऊपर स्ट्राइक किया, इसको वाइब्रेट करवाया, तो इसके बाद ये खुद रेस्ट पे पहुंच जाएगा। ठीक है, ऐसे मान लीजिए कि इसने इसको धक्का मारा और फिर ये रेस्ट हो गया, फिर ये वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा, इसने फिर इसको धक्का मारेगा, ये तो क्या हुआ, ये वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा और ये रेस्ट पे आ जाएगा। उसके बाद एक ये पैरा दिया है, इसमें बोला गया है, कैन साउंड मेक आ लाइट स्पॉट डांस। क्या साउंड किसी लाइट स्पॉट को या लाइट को डांस करवा सकता है? तो आप इस तरीके का कोई इक्विपमेंट बना सकते हैं, जैसे कि ये एक डिब्बा ले लिया खाली टिन का, ऊपर से नीचे से कट कर दिया है, एंड ऊपर से क्या करा, बलून को स्ट्रेच करके रबर बैंड से स्टिक कर दिया है, यहाँ पे छोटा सा मिरर लगा दिया है। फिर आप जब यहाँ से फूंक मारेंगे, जब यहाँ से आप बोलेंगे कुछ, तो आप क्या देखेंगे, जो आपका एक पतली सी जो लाइट आ रही होगी ना आपके इस पे रिफ्लेक्ट कर रही होगी मिरर के ऊपर, तो आप क्या देखेंगे, कभी वो आपको यहाँ दिखाई देगी, कभी यहाँ दिखाई देगी, कभी यहाँ दिखाई देगी, जैसे जैसे आप यहाँ से वाइब्रेशन कॉज कराएंगे। तो इसका आंसर है यस, साउंड क्या करता है, लाइट को डांस करवा देता है। अ वेव इज डिस्टरबेंस, वेव क्या होती है, डिस्टरबेंस होती है, दैट मूव्स थ्रू मीडियम व्हेन पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम सेट नेबरिंग पार्टिकल इन द मोशन। तो साउंड एक वाइब्रेशन कॉज करी थी, जिसकी वजह से दूर तक के जो पार्टिकल्स थे उनमें डिस्टरबेंस कॉज हुई और वो दूर तक सुनाई दी। तो ये जो ट्रैवलिंग पॉइंट था, मतलब ये जो ट्रैवल कर रही थी, एक वेव में ट्रैवल करी थी, और वेव की वजह से क्या हुआ, डिस्टरबेंस कॉज हुई, आसपास के जितने पार्टिकल्स उनमें डिस्टरबेंस कॉज हुई, जिसकी वजह से आवाज हमें सुनाई दी। They in turn produce similar motion in other. The particle of the medium do not move forward themselves, but the disturbance is carried forward. तो होगा क्या कि ये जो पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल आगे बढ़ेंगे और धक्का मारते जाएंगे। The particles of the medium do not move forward themselves, but the disturbance is carried forward. तो यहाँ पे क्या बोला गया, ये जो पार्टिकल्स है ना, ये आगे नहीं बढ़ेंगे, बस ये क्या करेंगे, आगे की तरफ धक्का मारेंगे। This is what happens during propagation of sound in the medium. Hence, sound can be visualized as wave. तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, साउंड को सुन सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं ना। अब साउंड की जो वेव्स है वो ट्रैवल हो रही है। साउंड वेव्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन द मीडियम एंड आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। तो ये जो जिस वेव्स में ये ट्रैवल कर रही है उनको बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, एयर क्या है, बहुत कॉमन मीडियम है साउंड को ट्रैवल करने के लिए। व्हेन अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव फॉरवर्ड, कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट अगर आगे की तरफ बढ़ रहा है, इट पुशेस एंड कंप्रेसेस द एयर इन फ्रंट ऑफ इट, क्रिएटिंग अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर। तो होगा क्या कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट में जो पार्टिकल्स है वो आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो आगे की तरफ जब वो यहाँ से टकराएंगे तो एक कंप्रेशन कॉज कर देंगे आगे की साइड, जहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जहाँ पर हाई प्रेशर हो जाएगा। तो उस रीजन को जहाँ पे प्रेशर कॉज हुआ है उसको बोलेंगे कंप्रेशन। ठीक है, देखिए कैसे बोलते हैं, यहाँ पे क्या थे,
यहाँ पे ये वाले जो पार्टिकल्स थे इसकी वजह से यहाँ पे सारे पार्टिकल्स में वाइब्रेशन हुई जिसकी वजह से फटाफट से आगे भी धक्का मारने लगे बाकी और पार्टिकल्स को। तो यहाँ पे कंप्रेशन क्या हुआ, क्रिएट हो गया, यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो गया, है ना। तो इस रीजन को क्या बोला, कंप्रेशन, ठीक है। तो द कंप्रेशन स्टार्ट्स टू मूव अवे फ्रॉम द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। अब क्या होगा, ये कंप्रेशन आगे बढ़ना शुरू कर देगा। व्हेन द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स बैकवर्ड, जब कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ हो रहा है, इट क्रिएट्स अ रीजन ऑफ लो प्रेशर कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अब क्या बोला इन्होंने यहाँ पे बोला है कि जैसे जैसे ये वाला पॉइंट, ये जो कंप्रेशन का पॉइंट आगे जाता जाएगा, देखिए यहाँ पे था पहले कंप्रेशन, फिर यहाँ पे पहुँच गया, तो पीछे वाला पोर्शन कैसा हो जाएगा, रेयर फ्रैक्शन, मतलब उनके जो पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस है बीच में वो कैसे हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमने अभी क्या देखा था, हमने यही तो देखा था, ये पार्टिकल्स थे एक दूसरे को ये वाइब्रेट करवा रहे थे और खुद ही रेस्ट में पहुंच जा रहे थे, है ना। अब मान लीजिए ये वाला पार्टिकल जो है रेस्ट में आ गया और यहाँ पर वाइब्रेशन कॉज हो रहा है, तो यहाँ पे प्रेशर जनरेट हो गया ज़्यादा और ये पास आ जाएंगे यहाँ पर, है ना, कंप्रेशन प्रोड्यूस होगा। और यहाँ पे तो ये दूर चला जाएगा क्योंकि इसने धक्का मारा और ये पीछे हो गया। हमने देखा वाइब्रेशन कैसे कॉज होती है, ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे, एक बार ऐसे जाएगा पार्टिकल फिर इधर आएगा, चलेंगे टू और फ्रो वाली मोशन में, आगे पीछे है ना। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन हो गया और यहाँ पर क्या हुआ, कंप्रेशन, बस यही लिखा हुआ है इसमें। तो मोर डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स इन द मीडियम गिव्स मोर प्रेशर एंड वाइस वर्सा। अगर डेंसिटी ज्यादा होगी पार्टिकल्स में तो क्या होगा, प्रेशर भी ज्यादा होगा, या फिर डेंसिटी कम होगी तो प्रेशर भी कम होगा ना। दस प्रोपगेशन ऑफ साउंड कैन बी विजुअलाइज्ड एज प्रोपगेशन ऑफ डेंसिटी, वेरिएशन और प्रेशर। तो हमें जो साउंड सुनाई देती है वो डेंसिटी और प्रेशर की वजह से, जो मीडियम में पार्टिकल्स के बीच में जो डेंसिटी और प्रेशर जो कॉज होता है उसकी वजह से, जो रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन कॉज होता है उसकी वजह से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है, तो हमें सुनाई देती है वो। यहाँ पे बोला गया है कि जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो आपके कानों तक कैसे पहुंचती है ना, कैसे ट्रैवल करती है वो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। साउंड को क्या चाहिए होता है, कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। अगर मीडियम नहीं होगा तो साउंड दूर तक ट्रैवल नहीं करेगा। साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। साउंड क्या है, एक मैकेनिकल वेव है एंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम लाइक एयर, वाटर, स्टील, कुछ ना कुछ मीडियम उसको चाहिए होता है ट्रैवल के लिए। फॉर इट्स प्रोपगेशन, उसकी खुद की प्रोपगेशन के लिए। इट कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम में से वो ट्रैवल नहीं कर सकता, जहाँ पे खाली स्पेस है, कुछ भी नहीं है, वहाँ से ट्रैवल नहीं होगा। विच कैन नॉट बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कैसे। टेक एन इलेक्ट्रिक बैल, एक इलेक्ट्रिक बैल ले लीजिए, एंड एयर टाइट ग्लास बैल जार, या फिर क्या ले लीजिए, एयर टाइट ग्लास बैल जार ले लीजिए। द इलेक्ट्रिक बैल इज सस्पेंडिंग इनसाइड द एयर टाइट बैल जार। तो क्या कीजिए, जो आपकी इलेक्ट्रिक बैल थी उसके अंदर वो एयर टाइट जो बैल जार था वो डाल दीजिए। द बैल जार इज कनेक्टेड टू वैक्यूम पंप। बैल जार को वैक्यूम पंप से क्या कीजिए, कनेक्ट कर दीजिए। इफ यू प्रेस द स्विच यू विल बी एबल टू हियर द बैल। जब आप स्विच को प्रेस करेंगे तो आप बेल को सुन सकते हैं। नाउ स्टार्ट द वैक्यूम पंप। अब जो वैक्यूम पंप है ना उसको स्टार्ट कर दीजिए। व्हेन द एयर इन द जार इज पंप्ड आउट ग्रेजुअली, जैसे जैसे एयर बाहर पंप होना शुरू हो जाएगी, द साउंड बिकम फेंटर ऑल्दो द सेम करंट इज पासिंग थ्रू द बेल। तो आप क्या देखेंगे, धीरे धीरे जब अंदर की हवा सारी पंप से बाहर भेज देंगे तो जो आपकी आवाज जो प्रोड्यूस होती है, जो आपको आवाज सुनाई देती है वो बिल्कुल सुनना बंद कर देगी, आवाज आपको नहीं सुनाई देगी। आफ्टर सम टाइम व्हेन लेसर एयर इज लेफ्ट इनसाइड द बेल जार यू विल हियर अ वेरी फेबल साउंड। जैसे जैसे आपको कम एयर होती जाएगी अंदर वाले इन्वायरमेंट में, वो आवाज और कम होती जाएगी। अब हुआ क्या, एयर ही तो रिमूव करी थी आपने, है ना, तो आवाज क्यों चली गई। विल यू स्टिल बी एबल टू हियर द साउंड ऑफ द बेल। जब सारी एयर पूरी की पूरी हवा जब बाहर चली गई, क्या तब भी आप हियर कर पा रहे हैं, तब भी आप साउंड सुन पा रहे हैं बेल का। तो हमने यहाँ क्या देखा कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है। एक्सप्लेन हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय योर स्कूल बेल। स्कूल बेल में किस तरीके से साउंड प्रोड्यूस होता है ये बताना है आपको। व्हाई आर साउंड वेव्स कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। तो साउंड वेव्स को हम मैकेनिकल वेव्स क्यों बोलते हैं। सपोज यू एंड योर फ्रेंड आर ऑन द मून। सपोज कीजिए आप और आपके फ्रेंड मून पे हैं। विल यू एबल टू हियर एनी साउंड प्रोड्यूस्ड बाय योर फ्रेंड। क्या आप अपने फ्रेंड की आवाज सुन पाएंगे वहाँ पर। तो ये मैकेनिकल वेव्स का आप यहाँ से देखेंगे आंसर, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। हैंस साउंड कैन बी विजुअलाइज्ड एज अ वेव्स। तो हम क्या देखेंगे कि जो हमारे जो ये पार्टिकल्स थे जिनमें से वाइब्रेशन कॉज हो गए एक दूसरे से पार्टिकल्स से नेबरिंग पार्टिकल्स पे पहुंच रही थी, है ना, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे वेव्स क्रिएट होंगी। तो साउंड वेव्स आर कैरेक्टरिस्टिक बाय द मोशन ऑफ पार्टिकल्स। साउंड वेव्स कैसे हुए कि यहाँ पे जो मोशन क्रिएट हो रहा है पार्टिकल्स के बीच में, मीडियम में जो पार्टिकल्स थे, इन्हीं वेव्स को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि साउंड क्या है, मैकेनिकल वेव है। साउंड वेव आर लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। जैसे कि आपने एक कॉइल ली है स्प्रिंग और इसको खींचा है,
तो ये देखिए यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पर ऐसे बन रहा है, तो हमारे जो साउंड वेव्स है वो भी ऐसे ऐसे ही चलती है ना, ऐसे ही चलती है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव बता रखा है। अब ये देखिए सेकंड वाले पॉइंट में क्या हुआ है, एक तरफ से आपने पकड़ा हुआ है, एक तरफ आपके फ्रेंड ने पकड़ा हुआ है, तो फिर आपने इसको खींचा, तो फर्स्ट सिचुएशन में ऐसे ये फॉर्मेशन बनी। अब सेकंड पोजीशन में आप क्या करें, खींच भी रहे हैं और थोड़ा सा दबा भी रहे हैं, जिसकी वजह से बीच बीच में आपको क्या कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन आपको देखने को मिलेगा। द रीजन वेयर द कॉइल बिकम्स क्लोजर आर कॉल्ड कंप्रेशन। जहाँ जहाँ से कॉइल आपको इस तरीके से क्लोजर दिखाई देगी वो फ्रैक्शन कौन सा होगा, कंप्रेशन। और जहाँ जहाँ से थोड़े से फ्रीली आप दिखाई देंगे ना ये कॉइल, तो वो होगा रेयरफैक्शन वाला पॉइंट। एज वी ऑलरेडी नो, जैसे कि हम अभी पढ़ के आए, साउंड प्रोपोगेट्स इन अ मीडियम एज अ सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। तो साउंड क्या एक मीडियम से चलता है, तो हमें कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के जो डिस्टर्बेंस है पार्टिकल्स में हमें दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से हमें आवाज़ सुनाई देती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है और ट्रांसफर वेव्स। यहाँ पे हम दो तरीके की वेव्स पढ़ेंगे। जैसे कि हमने देखा कि जो वाइब्रेशन हो रही थी पार्टिकल्स के बीच में वो टू और फ्रो हो रही थी, टू और फ्रो। तो इसी तरीके से जो ये वाली पोजिशन में ऐसे जो पार्टिकल मूव कर रहे हैं, इसी की वजह से जो आपकी वेव्स बनेंगी ये क्या कहलाएंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, now we can compare the propagation of disturbance in a slinking with the sound propagation in a medium. These waves are called the longitudinal wave. In these waves the individual particles on the medium move in a direction parallel to the डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जिस डायरेक्शन में आपके जो साउंड है वो ट्रेवल कर रही है, उसी डायरेक्शन में आपके जो पार्टिकल्स हैं उनमें वाइब्रेशन कॉज हो रही है। द पार्टिकल्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट द सिंपली ऑस्किलेट। मतलब आपके जो पार्टिकल्स हैं ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल नहीं करते, बस ये क्या करते हैं टू और फ्रो, ऑस्किलेशन मोशन होता है ना, उस मोशन में ये क्या करते हैं एक दूसरे को स्ट्राइक करते हैं। दिस इज एग्जैक्टली हाउ अ साउंड वेव प्रोपोगेट। तो इससे आप समझ सकते हैं किस तरीके से साउंड वेव क्या प्रोपोगेट हो रही है, क्रिएट हो रही है। हैंड साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो हम क्या बोलेंगे, साउंड वेव्स कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर क्या हुआ था, कंप्रेशन कॉज हुआ था और रेयरफैक्शन कॉज हुआ था। तो यहाँ पे हम धीरे धीरे क्या देखेंगे, जैसे से आगे आगे वाइब्रेशन कॉज होती जा रही है, बढ़ते जा रही है पार्टिकल्स के बीच में, डेंसिटी जो है वो चेंज होती जा रही है ना, पहले यहाँ थी फिर यहाँ थी है ना, प्रेशर भी क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है, आगे आगे बढ़ता जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन इज देयर इज ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ वेव कॉल्ड द ट्रांसवर्स वेव्स। तो ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या डिफरेंस होता है कि जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगी जिस डायरेक्शन में उनकी वाइब्रेशन हो रही है। लेकिन ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, इन अ ट्रांसवर्स वेव पार्टिकल्स डू नॉट ऑस्किलेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। जिस डायरेक्शन में आपकी साउंड ट्रैवल हो रहा है उस डायरेक्शन में आपके जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट नहीं करते। मतलब अगर आपकी साउंड वेव्स इस तरफ से प्रोपोगेट कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहे हैं, तो आपके जो पार्टिकल्स है वो इस तरीके से ऐसे परपेंडिकुलर वे में क्या करेंगे, ऑस्किलेट करेंगे। ठीक है, अप एंड डाउन ऑस्किलेट करेंगे। Thus the transverse waves is one which in the individual particle of the medium move about their mean position in a direction of perpendicular। तो किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में अगर आपकी वेव ट्रैवल हो रही है तो जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे ऐसे करेंगे ऑस्किलेट, है ना। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोला गया है कि लाइट के बारे में। जो लाइट वेव्स होती हैं वो ट्रांसवर्स वेव होती हैं, लेकिन द ऑस्किलेशन आर नॉट ऑफ द मीडियम पार्टिकल। लेकिन जो ऑस्किलेशन होता है ना वहाँ पर लाइट वेव्स में, जो ऑस्किलेशन होता है मीडियम के अंदर जो पार्टिकल्स है उसके अंदर नहीं होता। ठीक है, और देयर प्रेशर और डेंसिटी, और उनके प्रेशर और डेंसिटी में भी नहीं। इट इज़ नॉट अ मैकेनिकल वेव। तो आपकी जो लाइट वेव्स है वो मैकेनिकल वेव्स नहीं होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आप मार्क करके रखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं साउंड की क्या क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, स्पीड। अ साउंड वेव इन अ ग्राफिक फॉर्म इन शोन फिगर। तो फिगर 12.8 में आराम से बताया गया है अच्छे से कि जैसे जैसे आपकी साउंड वेव्स ट्रैवल करेंगी वैसे वैसे डेंसिटी और प्रेशर में चेंज आएगा। ठीक है, जैसे जैसे कोई भी साउंड वेव ट्रैवल कर रही है किसी भी मीडियम में, किसी भी पार्टिकल्स में जब वाइब्रेशन कॉज हो रही है तो उसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं उसमें डेंसिटी और प्रेशर में एक गिवन टाइम पे भी क्या आता है, चेंज आएगा। अब यहाँ पे बोला गया द डेंसिटी एज वेल एज प्रेशर ऑफ द मीडियम एट अ गिवन टाइम वेरी कर सकती है, चेंज कर सकती है डिस्टेंस के साथ। अबव एंड बिलो द एवरेज वैल्यू ऑफ डेंसिटी एंड प्रेशर इज। तो यहाँ पे क्या बोला, जैसे मान लीजिए बीच में ये एवरेज डेंसिटी आपको 10 दे रखी है, तो एवरेज डेंसिटी का मतलब क्या है कि ऊपर भी जा सकती है वो नीचे भी जा सकती है। ठीक है, कंप्रेशन आर रीजन वेयर द पार्टिकल्स आर क्राउडेड टुगेदर। तो कंप्रेशन वाला वो हमारा एरिया होता है जहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स आपस में स्ट्राइक कर होते हैं, प्रेशर ज्यादा होता है, डेंसिटी भी ज्यादा होती है। और रेयर फ्रैक्शन वाला हमारा वो पॉइंट होता है जहाँ पर पार्टिकल्स के बीच में डेंसिटी और प्रेशर कम होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये ऊपर वाला जो पॉइंट आपको ये बताए गए हैं ये है आपका कंप्रेशन वाला पॉइंट और ये है आपका नीचे वाला
रेयर फ्रैक्शन वाला पॉइंट। यहाँ पर डेंसिटी भी ज्यादा होगी, प्रेशर भी ज्यादा होगा। यहाँ पर डेंसिटी भी कम होगी और प्रेशर भी कम होगा। दो चीज जान ली हमने। अब ये ऊपर की तरफ जो ये आपकी वेव्स जा रही है ना, इसको बोलते हैं क्रस्ट, और ये जो नीचे वाली है इसको बोलते हैं ट्रफ। अब एक चीज और देखते हैं कि एक क्रस्ट दूसरी क्रस्ट के बीच का जो डिफरेंस है, या फिर एक ट्रफ और दूसरे ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है, उसको क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, दो चीज हमने देख ली। तो यही चीज यहाँ पे सारी लिखी हुई है। और वेवलेंथ की SI यूनिट क्या होती है? मीटर। और हम डिनोट कैसे करते हैं वेवलेंथ को? इस तरीके से। ठीक है, ये वाला इसका साइन है। तो ये एक साइंटिस्ट है, हेनरिच रोडवोल्फ हर्ट्ज, जिनका बर्थ हुआ था 22 फरवरी में 1857 में हैम्बर्ग जर्मनी में, एंड बर्लिन में उनकी क्या एजुकेशन हुई। तो हर्ट्ज उन्हीं के नाम से हमने ऑनर देने के लिए हर्ट्ज में अपनी क्या कर दी? SI यूनिट लगा दी है। तो ये जो हमने वेवलेंथ का फॉर्मेशन देख ली, सिंबल जो देखा था, इसको बोलते हैं लैम्डा। क्रस्ट और ट्रफ के बारे में हमने पढ़ लिया। आगे देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विच वाज लेटर एक्सप्लेन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हमें किसने बताया? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, जिसकी SI यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में नापते हैं। तो हर्ट्ज इन्हीं का नाम से लिया गया। फ्रीक्वेंसी टेल्स अस हाउ फ्रीक्वेंटली एन इवेंट अकर। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? कितनी जल्दी जल्दी आप एक टाइम जैसे कोई ड्रम बजा रहे हैं, एक स्पेसिफिक टाइम में कितनी जल्दी ढप 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 ऐसे बीट कर रहे हैं, तो वो हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? हाउ मेनी टाइम्स यू आर बीटिंग द ड्रम इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट ड्रम। ठीक है, वी नो दैट व्हेन साउंड इज प्रोपोगेट थ्रू अ मीडियम। हमने क्या देखा कि साउंड क्या है? मीडियम से प्रोपोगेट करता है, ट्रैवल करता है। द डेंसिटी ऑफ द मीडियम ऑस्किलेट्स बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। तो डेंसिटी क्या होगी? ऑस्किलेट करेगी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच में। द चेंज इन द डेंसिटी फ्रॉम द मैक्सिमम वैल्यू टू द मिनिमम वैल्यू देन अगेन टू द मैक्सिमम वैल्यू। तो क्या होगा कि डेंसिटी पहले मैक्सिमम होगी, फिर मिनिमम होगी, फिर मैक्सिमम होगी, फिर मिनिमम होगी। यही तो होगा। तो द नंबर ऑफ सच ऑस्किलेशन पर यूनिट टाइम इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है कि उस पर यूनिट टाइम में कितनी बार ऑस्किलेशन हो रही है, वो हमारी क्या हो जाएगी? उस साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। इफ वी कैन काउंट द नंबर ऑफ कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, अगर हम क्या करें पर यूनिट टाइम में इतने से इतने टाइम में कितनी बार कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन हो रहा है, अगर हम उसको काउंट कर लेंगे तो हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय, इसको न्यू बोलते हैं, इस लेटर से हम इसको डिनोट करते हैं, ग्रीक का लेटर है ये। और ऐसा यूनिट क्या है फ्रीक्वेंसी की? हर्ट्ज। द टाइम टेकन बाय टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन टू क्रॉस द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। तो टाइम पीरियड ऑफ द वेव आप कैसे डिफाइन करेंगे कि दो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, उस पर्टिकुलर जो टाइम आपको दिया गया है कितनी बार उसमें कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन हो रहा है, तो वो क्या हो गया? आपके पीरियड ऑफ वेव कहलाएंगे। ठीक है, तो आप हमेशा क्या देखेंगे? वी कैन से दैट द टाइम टेकन फ्रॉम वन कंप्लीट ऑस्किलेशन ऑफ द टाइम। तो उस पर्टिकुलर टाइम में कितना टोटल ऑस्किलेशन हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? वो उस पूरी साउंड वेव का टाइम पीरियड आप बताएंगे कि इतने से इतने टाइम पीरियड में इतनी बार इसमें ऑस्किलेशन हो रहा है। तो ऐसा यूनिट क्या है? टाइम की सेकेंड है जी। तो ये है म्यू, और 1/t हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। एक वायलिन है, फ्लूट है, एक ही टाइम पे उनको बजाया जा रहा है। दोनों जो साउंड है उनकी जो ट्रैवल करने की स्पीड है वो भी सेम है, बट द साउंड वी रिसीव आर डिफरेंट। लेकिन हमारे कानों को जो आवाज सुनाई देती है वो अलग अलग सुनाई देती है। दिस इज ड्यू द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब और भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसकी वजह से हम डिफाइन कर पाते हैं कि किस साउंड कौन सी है। तो वो होती है पिच। ठीक है, पिच क्या होती है? पिच भी साउंड की कैरेक्टरिस्टिक होती है। हाउ द ब्रेन, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन पहचान पाता है कि किसकी आवाज़ है किसकी नहीं है, किसकी वजह से? पिच की वजह से। द फास्टर द वाइब्रेशन ऑफ द सोर्स द हायर इज द फ्रीक्वेंसी एंड द हायर इज द पिच। मतलब कोई भी साउंड अगर तेजी से प्रोड्यूस किया जा रहा है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है, तो पिच भी हाई होगी। ठीक है, हाई पिच साउंड कोरस्पॉन्ड टू मोर नंबर ऑफ कंप्रेशन एंड डिप्रेशन। मतलब हाई पिच में ज्यादा कंप्रेशन और ज्यादा रेयर फ्रैक्शन होगा, हाई फ्रीक्वेंसी तो हाई पिच होगी। नेक्स्ट बोला गया है कि अगर अलग अलग साइज के ऑब्जेक्ट हैं एंड कंडीशन वाइब्रेट एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, और जो वाइब्रेशन हो रही है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से हो रही है टू प्रोड्यूस साउंड ऑफ ए डिफरेंट पिच, तो पिच भी क्या होगी? डिफरेंट होगी। ये देखिए यहाँ पे कितने सारे रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन हो रहे हैं, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी हाई होगी और पिच भी हाई होगी, यहाँ पे लो होगी दोनों। ठीक है, सेम चीज ये बताई हुई है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन द मीडियम और आइदर साइड ऑफ मीन वैल्यू इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है किसी भी साइड, चाहे ऊपर की साइड चाहे नीचे की साइड, ये जो वेरिएशन आ रहा है ना ये वाला, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है,
कि ये कितना ऊपर तक जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे कितना ज्यादा ऊपर तक गई है ये वेव, है ना। तो इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर ए से आप एम्पलीट्यूड को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से डेफिनेशन लिखेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्टर्बेंस, जो ज्यादा डिस्टर्बेंस कॉज हो रहा है किसी भी साइड, चाहे ऊपर की साइड चाहे नीचे की साइड, मीडियम में ना, वही क्या होगा, एम्पलीट्यूड होता है। ऐसा यूनिट फॉर साउंड, साउंड के लिए इट्स यूनिट विल बी दैट ऑफ डेंसिटी और प्रेशर। तो यूनिट क्या होगी, डेंसिटी और प्रेशर में देखनी। द लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ साउंड डिटरमाइन बेसिकली द एम्पलीट्यूड। तो कोई भी आवाज तेज है या धीरे है, हम कैसे डिफाइन करेंगे, उसके एम्पलीट्यूड से। अगर एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव डिपेंड अपॉन द फोर्स विद, और एम्पलीट्यूड किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितने फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को बीट कर रहे हैं। ज्यादा फोर्स से अगर बीट करेंगे तो ज्यादा तेज आवाज आएगी ना। तबले को अगर ज्यादा तेजी से आप ज्यादा फोर्स से बीट करेंगे तो ज्यादा तेज आवाज आएगी, एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, दूर तक आप सुन सकते हैं, है ना, साउंड भी लाउड होगा। अगर धीरे होगी तो कम दूर तक आप सुन पाएंगे और एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, कम होगा। एज इट मूव्स अवे फ्रॉम द सोर्स इट्स एम्पलीट्यूड लाउडनेस डिक्रीज। तो जैसे अगर धीरे बजाएंगे तो उसकी लाउडनेस भी कम हो जाएगी, और लाउडर साउंड होगा तो ज्यादा दूर तक जाएगा, हाई एनर्जी लगेगी। आगे देखते हैं, द क्वालिटी और टिम्बर ऑफ अ साउंड इज दैट कैरेक्टरिस्टिक विच इनेबल अस टू डिस्टिंग्विश वन साउंड फ्रॉम अनदर हैविंग द सेम पिच और लाउडनेस। सेम पिच और लाउडनेस की वजह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी साउंड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, है ना। साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स है, लाउडनेस, पिच, एम्पलीट्यूड, ये सारी चीजें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, अगर सिंगल फ्रीक्वेंसी बनती है तो उसको बोलते हैं टोन। अगर बहुत सारी फ्रीक्वेंसी बन जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, नोट। क्या बोलते हैं, नोट और टोन। तो हम नोट और टोन की वजह से क्या करते हैं, कोई भी साउंड हमें प्लीजेंट लगता है, अनप्लीजेंट लगता है। अगर नोट होगा तो हमें कोई भी साउंड अच्छा लगेगा, म्यूजिक अच्छा लगेगा, प्लीजेंट लगेगा हमारे कानों को। लेकिन अगर टोन ही बेकार है, टोन कम है, तो क्या होगा, हमारे कानों को साउंड अच्छा नहीं लगेगा। तो प्रॉपर्टी बतानी लाउडनेस की और पिच की क्या होती है। गैस विच साउंड हैज हायर पिच, गिटार या फिर कार हॉर्न, किसकी पिच ज्यादा होगी, तो बताइएगा जरूर। यहाँ पे एक डेरिवेशन दिया हो छोटा सा, ये देखते हैं। द स्पीड ऑफ अ साउंड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस विच अ पॉइंट ऑन वेव सच एज कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन ट्रेवल पर यूनिट टाइम। तो हमें अगर स्पीड देखनी है तो कैसे करेंगे, स्पीड अगर देखनी है तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, है ना, ये हम पढ़ चुके हैं। और अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था v इक्वल्स टू में 1/t। तो डिस्टेंस हमने क्या देखा, देखिए ऊपर देखते हैं, ये रहा, ये है हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था, इसे हमने क्या बोला था, वेवलेंथ बोला था। तो हम इसको लैम्डा लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो लैम्डा अपॉन में t आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमने अभी क्या देखा था, v अपॉन में t देखा था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू में लैम्डा और v वैल्यू पुट करके हम ये यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमें स्पीड का फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या बना, स्पीड इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू में फ्रीक्वेंसी। स्पीड कैसे निकालेंगे, वेवलेंथ जो भी दी गई है फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये फॉर्मूला लगा के एक क्वेश्चन बताया गया है यहाँ पे, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन दिए गए, वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, ये सारी चीजें डेफिनेशन से आप बता देंगे। हाउ आर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव रिलेटेड इट्स स्पीड। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी किस तरीके से स्पीड के साथ रिलेटेड करते हैं वो बताना है आपको। वेवलेंथ यहाँ पे कैलकुलेट करनी है तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, सीधे सीधे सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन भी सेम, पर्सन लिसनिंग टू अ टोन, पर्सन क्या है, टोन सुन रहे हैं, जो कि किसकी 15 हर्ट्ज तक उसकी फ्रीक्वेंसी है। सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ, कितने दूरी पे बैठे हो, इतनी दूरी पे। व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन कंप्रेशन फ्रॉम सोर्स, तो ये बता देना, क्वेश्चन सॉल्व कर देना। द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड थ्रू यूनिट एरिया इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होगी कि अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी सेकंड में कितनी ट्रैवल हो रही है, कितनी पास हो रही है, वो होगी उस साउंड की इंटेंसिटी। वी समटाइम्स यूज द टर्म्स लाउडनेस, इंटेंसिटी, तो हम कभी ये वर्ड यूज करते हैं ना, तो बट दे आर नॉट द सेम, ये दोनों सेम नहीं हो सकती। लाउडनेस इज अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ द ईयर साउंड। तो लाउडनेस क्या होती है, हम कान से सुन के बता देते हैं कि कोई भी चीज कितनी तेज है या कम है। इवन व्हेन टू साउंड्स आर इक्वल इंटेंसिटी, अगर दो साउंड है, कोई भी दो अलग अलग चीजें वाइब्रेट कर रही है, साउंड क्रिएट कर रही है, तो उनकी इंटेंसिटी अलग हो सकती है, बट दे आर नॉट सेम। लाउडनेस इज अ मेजर ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ द ईयर ऑफ द साउंड। तो जो हमारे कान सुनते हैं वो भी क्या करते हैं, अपने हिसाब से देखते हैं कि कौन सी चीज तेज है, कौन सी क्या है। इवन व्हेन टू साउंड्स आर इक्वल इंटेंसिटी, अगर दो साउंड इक्वल इंटेंसिटी के हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं, वी मे हियर वन एज लाउडर, तो एक हमें ज्यादा तेज सुनाई देता है, एक हमें कम सुनाई देता है। तो हमारे कान जिस तरीके से डिटेक्ट कर पाते हैं अच्छे से अच्छे, उस तरीके से हम डिफाइन कर पाते हैं कि ये आवाज़ तेज है, ये आवाज़ तेज नहीं है। आपको लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ साउंड में डिस्टिंग्विश करना है। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या है कि
जो साउंड एनर्जी पास हो रही है पर सेकेंड इन अ यूनिट एरिया, वो होगी इंटेंसिटी। और लाउडनेस कैसी होगी, मेजर ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ द ईयर टू साउंड, कि जो हमारा ईयर है वो किस तरीके से उस साउंड पे रिस्पॉन्स कर रहे हैं ना। दो साउंड एक इंटेंसिटी की भी हो सकते हैं, इक्वल इंटेंसिटी के भी हो सकते हैं। स्पीड ऑफ अ साउंड इन अ डिफरेंट मीडिया, हम क्या देखेंगे, अलग अलग मीडिया में स्पीड कैसी हो जाती है साउंड की। साउंड प्रोपगेट थ्रू अ मीडियम एट अ फाइनाइट स्पीड, साउंड क्या करता है, प्रोपगेट करता है मीडियम में एक फाइनाइट स्पीड। द साउंड ऑफ अ थंडर इज हियर्ड अ लाइटर, अब हम क्या देखेंगे, जब थंडर स्टॉर्म होता है लाइट हमें पहले दिखाई दे जाती है और साउंड हमें बाद में सुनाई देता है। तो हम क्या देखेंगे कि लाइट हमारी जल्दी ट्रेवल कर जाती है, लेकिन हमारा जो साउंड है, साउंड की स्पीड क्या है, कम है। तो यू विल लर्न अबाउट दिस डिपेंडेंस इन द हायर क्लास, हायर क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। द स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, और जो स्पीड ऑफ साउंड है वो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। कैसे जी, द स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज व्हेन वी गो फ्रॉम सॉलिड टू गैस, सॉलिड टू गैस जब हमारी साउंड ट्रेवल होगा तो क्या होगा, साउंड डिक्रीज हो जाएगा। उसी तरीके से टेम्परेचर में अगर देखें तो जब हमारी गर्मी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तब साउंड का रेट ये है, और सर्दी में देखिए, सर्दी में ये है, तो देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है। द स्पीड ऑफ साउंड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इन वेरियस मीडिया आर लिस्टेड, तो यहाँ पे टेबल में दे रखा है अलग अलग मीडियम में, लर्न नहीं करना, बस आप देख सकते हैं अपनी समझ के लिए इसको। इन विच ऑफ 3 मीडिया एयर, वाटर और आयरन डज साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट, तो यहाँ पे बताना कि किस में, ऊपर से देखना कि मीडियम में किस तरीके से स्पीड है इन तीनों में, और बताना कि कहाँ पर ज्यादा स्पीड से ट्रेवल होगा। नेक्स्ट देखते हैं सोनिक बूम क्या होता है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट साउंड की स्पीड से ज्यादा ट्रेवल करता है तो उसी स्पीड को क्या बोलते हैं, सुपरसोनिक स्पीड बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि एयरक्राफ्ट होते हैं, एयरप्लेन होते हैं, तो वो हवा में ऊपर उड़ने होते हैं, तो वो बहुत स्पीड से बढ़ेंगे, बहुत सारी आवाज़ वो निकालते हैं, इतनी ज़्यादा शार्प और इतनी ज़्यादा लाउड आवाज़ होती है वो कि उससे कभी कभी विंडो के ग्लासेस भी टूट जाते हैं, तो इसी को बोलते हैं सोनिक बूम। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, तो जिस तरीके से हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि लाइट आती है, इंसिडेंट एंगल बनाती है एंड नॉर्मल से पास होकर रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसी तरीके से जो आपके साउंड होते हैं वो भी देखिए, यहाँ पे देखते हैं एक सेम प्लेन होगा, ये देखिए साउंड यहाँ से आई और ये है कोई भी चीज जिसके ऊपर टकराएगी वो पाथ है, ये है ना, सरफेस है, ये बीच में नॉर्मल बनेगा एंड ये यहाँ पे आपका ईयर है, यहाँ पे आप सुनेंगे तो आवाज अगर इधर से आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट होकर आपको इस साइड सुनाई देगी। ठीक है, इको देखते हैं। इफ वी शाउट और क्लैप नियर सुटेबल रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट सच अ टॉल बिल्डिंग, अगर हम किसी टॉल बिल्डिंग माउंटेन के पास जाके चिल्लाते हैं तो हमें हमारी इको सुनाई देती है, जो हमें वापस आवाज सुनाई देती है उसको इको बोलते हैं। द साउंड विच वी हियर इज कॉल्ड एन इको, क्या बोलते हैं, जो साउंड हमें बाद में सुनाई देती है उसको इको बोलते हैं। तो जब आप कभी बोलते हैं, आपने कुछ बोला और 0.1 सेकंड बाद अगर आपको आपकी आवाज वापस सुनाई देती है तो उसको इको बोलते हैं। तो टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, जब आप बोलेंगे कभी तो आप कम से कम वो टाइम पीरियड नोट करेंगे कि आपकी आवाज़ 0.1 सेकंड बाद वापस आपको सुनाई देगी। ठीक है, इफ़ वी टेक द स्पीड ऑफ साउंड, अगर हम एक सिचुएशन लेते हैं जिसमें स्पीड ऑफ साउंड हमने ये ली है और टेम्परेचर ये लिया है हवा में, ठीक है, अब आप कुछ ना कुछ बोल रहे हैं तो आपके कानों में आपकी आवाज़ दोबारा सुनाई दे रही है, उसका टाइम पीरियड क्या है, 0.1 सेकेंड। तो हैंस द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय साउंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड बैक शुड बी लीस्ट, तो कम से कम आपका जो डिस्टेंस था उस ऑब्जेक्ट से वो कितना होना चाहिए, 34.4 मीटर होना चाहिए। और एक ऑब्जेक्ट हमेशा होना चाहिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा जिससे आपकी आवाज़ टकराएगी और वापस सुनाई देगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी, अगर आपका वो ऑब्जेक्ट इतने डिस्टेंस पे, कम से कम इतना तो आपका होना ही चाहिए। तो ये तो हमारा इस वाली सिचुएशन का था, तो कम से कम इतना डिस्टेंस होना चाहिए उस ऑब्जेक्ट का, आपसे दूर इतना होना चाहिए, तब आपका वो रिफ्लेक्ट बैक होकर 0.1 सेकंड बाद आपको आवाज सुनाई देगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो आपकी आवाज सीधी निकल जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक होके आएगी, नहीं तो आपको कोई आवाज ही नहीं सुनाई देगी। नेक्स्ट देखते हैं, दिस डिस्टेंस विल चेंज विद द टेम्परेचर, तो ये डिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाता है। इकोज में बी हियर्ड मोर देन वंस, इको आपको एक से ज्यादा बार सुनाई दे सकती है अगर मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहे हो तो, मतलब जैसे बादल जब थंडर स्टॉर्म होता है, जब गड़गड़ वाली आवाज आती है तो कितनी बार आती है, गड़गड़ एक साथ आती है ना, तो वहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा होता है, इस वजह से आपको बहुत सारी आवाज एक साथ सुनने को मिलती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं रिवर्बरेशन क्या होता है। रिवर्बरेशन का मतलब है कि जब कोई भी एक बिग हॉल है जहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं। अब आपका जो भी खाली कमरा है वो, उसमें दीवार है, सिर्फ आपकी आवाज क्या होगी, टकराएंगी और बहुत देर तक आपको आवाज सुनाई देंगी। ठीक है, द वैल्यू वेयर इट्स नो लॉन्गर ऑडिबल,
और कुछ टाइम बाद जैसे रिफ्लेक्शन बंद हो जाएगी तो वो आपको नहीं सुनाई देगी। द रिपीटेड रिफ्लेक्शन दैट रिजल्ट इन द परसिस्टेंट ऑफ साउंड इज कॉल्ड द रिवर्बरेशन। तो जो आपको रिपीटेड रिफ्लेक्शन जो हुए हैं आपके साउंड के, उसी को क्या बोलते हैं, रिवर्बरेशन, जिसकी वजह से आपको सुनाई दिया। अब कोई भी ऑडिटोरियम है या फिर बिग हॉल है तो उसमें ये अनडिजायरेबल रिवर्बरेशन ना हो, तो इस वजह से उस पूरे रूम को, हॉल को कैसे बनाया जाता है कि जो रूफ हैं, वॉल्स हैं, जो कपड़े वगैरह उसमें चेयर्स के ऊपर लगाए जाते हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं ताकि वो साउंड को, जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन जो हो रहे हैं उनको क्या कर लें, अब्सॉर्ब कर लें, जिसकी वजह से अनडिजायरेबल जो रिवर्बरेशन होगा वो ना हो, है ना। एक प्लीजेंट सा सिर्फ एक ही बार हमें साउंड सुनाई दे। तो वहाँ की जो दीवारें होती है वो फायर बोर्ड होती हैं, रफ प्लास्टर और ड्रेपर से बनाई गई होती हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जो रिवर्बरेशन हो वो अब्सॉर्ब कर लिया जाए। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है जिसमें एक पर्सन क्लैप कर रहे हैं एंड इको सुनाई दे रही है 2 सेकंड। What is the distance of cliff? तो डिस्टेंस बताना है क्लिफ का फ्रॉम द पर्सन, पर्सन से कितनी दूर है वो। इफ द स्पीड ऑफ साउंड, अगर ये दी गई है तो फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय साउंड v इंटू टी करेंगे एंड आंसर निकाल लेंगे। बस सेम क्वेश्चन एग्जाम्पल की तरह करना है। यूजेस देखने हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के क्या यूजेस हैं, जैसे कि मेगाफोन, लाउड हेलर, हॉर्न, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज ट्रम्पेट, शहनाई। तो ये इस तरीके से बनाए जाते हैं कि जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो सारी डायरेक्शन में जाए। ऐसे होता है ना, ऐसे कौन सा बनाते हैं कि साउंड ऐसे जाए, है ना, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में साउंड जाए, पूरे में ना फैले ना। ये देखिए, in these instruments a tube followed by conical opening reflects sound successfully to guide most of the sound waves from the source in the forward direction। तो ये कौन सा बनाया जाता है जिससे कि जिस डायरेक्शन में आपको साउंड भेजना है सिर्फ उतने पर्टिकुलर एरिया में आपको साउंड सुनाई देगा। स्टेथोस्कोप इज अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर लिसनिंग। तो जहाँ पर ये यूज हो रही है किस लिए, आपकी बॉडी के अंदर जो भी हार्ट बीट, जो भी लंग्स में जो भी काम हो रहा है उसको सुनने के लिए डॉक्टर्स यूज करते हैं। स्टेथोस्कोप में भी ये यूज होते हैं साउंड, है ना। नेक्स्ट है, कोई भी ऑडिटोरियम है या फिर कॉन्फ्रेंस हॉल है, उसकी जो ऊपर की सीलिंग होती है, जो छत होती है, वो इस तरीके से थोड़ा सा बेंड करके बनाई गई होती है ताकि जो सारी आवाज़ है वो रिफ्लेक्ट होके बहुत ज़्यादा एरिया तक क्या पहुंच जाए और सभी लोगों को आराम से सुनाई दे सके। तो रेंज ऑफ हियरिंग देखेंगे तो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो रेंज है वो है 20 हज़ार्ट्ज़ से लेकर 20,000 हज़ार्ट्ज़ तक। इससे कम की आवाज़ और इससे ज़्यादा की आवाज़ नहीं सुन सकते। और चिल्ड्रंस में जो कि 5 साल से छोटे होते हैं उनको जो रेंज दी गई है, डॉग्स की रेंज जो दी गई है वो है 25 हज़ार्ट्ज़, 1 हज़ार्ट्ज़ से लेके 1000 हज़ार्ट्ज़। साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हज़ार्ट्ज़ आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक। जो 20 हज़ार्ट्ज़ से जो कम साउंड प्रोड्यूस होते हैं उनको बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड, ठीक है। इफ वी कुड हियर इंफ्रा साउंड we would hear the vibration of pendulum such as we hear the vibration of wings bee rhinoceros। तो हम इन सारी साउंड्स को सुन सकते हैं। राइनोसोरस जो होते हैं उनकी जो रेंज बताई है 5000 से कम होती है। इस वजह से जो ज्यादातर एनिमल्स होते हैं वो अर्थक्वेक के जो लो वाइब्रेशन के, जो लो फ्रीक्वेंसी की जो साउंड होती है उनको भी सुन लेते हैं, इसलिए उनको पहले पता चल जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है। फ्रीक्वेंसी जो कि 20 हज़ार्ट्ज़ से ज्यादा होती है उनको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड रेज। तो अल्ट्रासाउंड रेज किस किस के अंदर मिलेगी आपको, डॉल्फिन्स, बैट्स, फोरफॉइस। तो एग्जांपल ये याद रखिएगा। एंड 20 हज़ार्ट्ज़ वाला कौन सा है, ह्यूमन बीइंग। एंड 20 हज़ार्ट्ज़ से कम वाले हैं राइनोसोरस, वेल्स, एलिफेंट्स, है ना। तो जैसे आप देखेंगे रात को हमारे बैट जो होते हैं, बैट मतलब चमगादड़ जो होती है, रात को जब वो उड़ती है तो वो ये साउंड प्रोड्यूस करती है। अब वो साउंड क्या होगी, किसी भी एनिमल पे टकराएगी और वापस उनको सुनाई देगी बैट्स को, जिससे कि वो आराम से खाना ढूंढ पाते हैं, जैसे रैट वगैरह को खाते हैं ना। तो इस वजह से हियरिंग एड क्या होता है, जैसे किसी को सुनाई देने की दिक्कत हो जाती है, एक डिवाइस यूज किया जाता है जिसको हियरिंग एड बोला गया है। तो उसमें क्या, माइक्रोफोन का यूज करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का यूज किया जाता है और उसमें एम्पलीफायर होता है जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करता है और हियरिंग में मदद करता है। क्वेश्चंस है, व्हाट इज द ऑडिबल रेंज फॉर एवरेज ह्यूमन ईयर, ये बता देंगे, अभी पढ़ा हमने। इंफ्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड क्या होता है ये भी आप डेफिनेशन से बताएंगे। एप्लीकेशन देखते हैं, अल्ट्रासाउंड की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती है। अल्ट्रासाउंड्स आर हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स, अल्ट्रासाउंड हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स क्रिएट करते हैं। अल्ट्रासाउंड्स आर एबल टू ट्रेवल अलोंग वेल डिफाइंड पाथ इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑब्स्टेकल्स। तो जो अल्ट्रासाउंड वेव्स होते हैं, अगर उनके सामने कोई ऑब्स्टेकल भी आ जाए, अगर दीवार भी आ जाए तो उसको चीर के ये निकल जाते हैं, उसके आर पार हो जाते हैं ना। तो बहुत सारे यूजेस होते हैं इनके, मेडिकल पर्पज से भी इनको यूज किया जाता है। जैसे कि अल्ट्रासाउंड इज जनरली यूज टू क्लीन पार्ट्स, तो ज़्यादातर सफाई करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड यूज होता है। जैसे कि ट्यूब हो गई, कोई
या फिर कुछ ऐसा पार्ट है जहाँ पे आप अच्छे से क्लीनिंग नहीं कर पाते, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू हम क्या करते हैं, वहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी में अल्ट्रासोनिक वेव्स को पहुँचाते हैं और जो ग्रीस, डस्ट वगैरह जो भी होता है उसको सफाई कर दी जाती है। तो एक हो गया सफाई में काम होता है। अल्ट्रासाउंड क्रैक्स को डिटेक्ट करने के लिए भी यूज़ होता है। कैसे जी? जैसे कि कोई भी बिल्डिंग है, ब्रिजेस है, तो कैसे करेंगे डिटेक्ट? यहाँ से मान लीजिए अल्ट्रासाउंड वेव्स को भेजा गया और अल्ट्रासाउंड वेव्स उस क्रैक पे जाके टकरा के वापस आएंगे, तो पता चल जाएगा, डिटेक्ट कर लेंगे कि यहाँ पर कोई ना कोई क्रैक है। नेक्स्ट देखते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स के बारे में। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स आर मेड टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द हार्ट। तो हार्ट की जो कार्डियोग्राफी की जाती है उसमें भी अल्ट्रासोनिक वेव्स आपकी यूज होती है। कार्डियोग्राफी मतलब हार्ट के बारे में कुछ भी जानकारी। अल्ट्रासाउंड स्कैनर इज एन इंस्ट्रूमेंट। अल्ट्रासाउंड स्कैनर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है उसकी इमेजेस कलेक्ट करता है। डॉक्टर को हेल्प मिलती है पेशेंट को चेक करने में, ठीक है, कि उसकी कौन से बॉडी ऑर्गन में, कौन सी सेल में क्या डैमेज हो रखा है, क्या बीमारी है, तो अल्ट्रासोनोग्राफी से क्या होता है, देख लिया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी क्या होता है। अल्ट्रासोनोग्राफी इज ऑल्सो यूज एग्जामिनर्स। तो अल्ट्रासोनोग्राफी यूज की जाती है क्या एग्जामिन करने में, फीटस की डेवलपमेंट कैसे हो रही है। जब मम्मा प्रेग्नेंट होती हैं तो फीटस का अल्ट्रासोनोग्राफी की जाती है, ये जानने के लिए कि कोई भी उस बच्चे के अंदर अबनॉर्मलिटी तो नहीं है, मतलब सही से उसकी ग्रोथ हो रही है या नहीं। अल्ट्रासाउंड मे बी एम्प्लॉयड टू ब्रेक द स्मॉल स्टोन्स। छोटे छोटे पत्थर जो हमारी किडनी में स्टोन्स हो जाते हैं उसको ब्रेक करने भी अल्ट्रासाउंड यूज हो जाते हैं। फिर यूरिन के थ्रू वो जो छोटे स्टोन्स अल्ट्रासाउंड वेव वजह से टूट गए थे तो वो यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दिए जाते हैं। सोनार क्या होता है? एक्रोनिम सोनार स्टैंड्स फॉर सो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार एक डिवाइस है जो कि अल्ट्रासोनिक वेव जिसमें यूज होती है, किस लिए? डिस्टेंस को, डायरेक्शन को और स्पीड को मेजर करने के लिए पानी के अंदर। कैसे होगा, चलिए यहाँ पे देखते हैं डायग्राम से। ये है कोई भी आपका शिप, ठीक है, यहाँ पे लगा है आपका डिटेक्टर और ट्रांसमीटर होगा। यहाँ से रेज भेजी जाएंगी, अल्ट्रासोनिक रेज भेजी जाएंगी और जो ओशन फ्लोर है नीचे का, कि कोई पहाड़ तो नहीं है, कोई पत्थर तो नहीं, कुछ है तो नहीं जो इस शिप को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है या फिर डैमेज कर सकता है, तो ये वेव्स भेजी जाती हैं नीचे और फिर वो टकरा के वापस आते हैं। फिर वो डिटेक्ट किए जाते हैं सिग्नल की यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन आई है, इस तरीके से काम करती है, ठीक है। द डिटेक्टर कन्वर्ट द अल्ट्रासोनिक वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स व्हिच आर एप्रोप्रिएटली इंटरप्रेटेड। The distance of the object that reflect the sound wave can be calculated by knowing the speed. तो speed of sound in water को कैलकुलेट करके पता कर पाते हैं कि डिस्टेंस क्या है उस ऑब्जेक्ट का, है ना, उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है शिप से। कैसे पता कर पाएंगे? अगर आपको साउंड का ट्रेवलिंग स्पीड अगर पता हो वाटर के अंदर तो द टोटल डिस्टेंस कितना है, 2d ट्रेवल, टाइम दिया है t, स्पीड है v, तो बस ये हमारा फॉर्मूला निकल जाएगा। द अबव मेथड इज कॉल्ड इको रेंजिंग। ये जो हमने स्पीड निकाली है अल्ट्रासाउंड की, इसी को क्या बोलते हैं, इको रेंजिंग बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, डिस्टेंस है हमारा, और v क्या है हमारा, साउंड हो गया, स्पीड का साउंड, और ये हो गया टाइम, कितने टाइम में वो जो हमारी रेंज है वो वापस आ रही है टकरा के, है ना, वो टाइम हम निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। द सोनार टेक्निक इज यूज टू डिटरमाइन द डेप्थ। तो सोनार टेक्निक यूज की जाती है, जो सी है वो कितना गहरा है, ठीक है, उसके पानी के नीचे हिल्स है, वैलीज है, सबमरीन क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब डिटेक्ट करने के लिए यूज की जाती हैं। तो ये जितने भी आपको इसमें फॉर्मूलेज दिए सारे याद करेंगे आप। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि जो स्पीड है वाटर में साउंड के ट्रैवल करने की, कि वो जो साउंड वाटर में जा रहा है, एंड टाइम इंटरवल जितना वो टाइम ले रहा है वापस आने में, है ना, तो इसी को हमने क्या इस फॉर्मूले से निकाला। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है एक सबमरीन के लिए, तो ये देखिएगा फॉर्मूला लगा के ऊपर वाला ये सॉल्व हो जाएगा। कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी दिक्कत आती है प्लीज कमेंट करके जरूर पूछिएगा। एज मेंशन अर्लियर, जैसे कि ऊपर बता रखा है, बैट्स सर्च आवर प्रे एंड फ्लाई इन डार्क नाइट। जैसे कि बैट्स क्या करते हैं, ना खाना ढूंढते हैं, अंधेरे में रात को उड़ते हैं, वो डिटेक्टिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो कौन सी वेव्स का यूज करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करते हैं। द हाई पिच अल्ट्रासोनिक क्विजेज of the bat and reflected from the obstacle or prey and return to the bat's ear। तो क्या होता है, अगर उसको यहाँ पे देखिए, ये एग्जांपल में दिया है, इसने अल्ट्रासोनिक वेव्स निकाली और यहाँ पे कोई भी ऑब्स्टेकल था, बीच में कोई भी कीड़ा था, वो यहाँ से टकरा के वापस गई, तो बैट को पता चल गया कि यहाँ पे कुछ खाने की चीज़ है, वो यहाँ पे खा लेगा। प्रोपोज ऑल्सो यूज अल्ट्रासाउंड फॉर नेविगेशन लोकेशन ऑफ फूड इन द डार्क। तो किस लिए यूज कर रहा है, फूड को ढूंढने के लिए अंधेरे में इस वेव का यूज कर रहा है। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं आपके, वो है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। वी एबल टू हियर विद हेल्प ऑफ एक्सट्रीमली सेंसिटिव डिवाइस। हमारे बॉडी में एक सेंसिटिव डिवाइस है जिसकी वजह से हम सुन पाते हैं, वो है हमारा ईयर। इट अलाउज अस टू कन्वर्ट
प्रेशर वेरिएशन इन एयर विद ऑडिबल फ्रीक्वेंसी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो एयर में जितना भी प्रेशर वगैरह या वाइब्रेशन जो भी क्रिएट हो रही है उनको ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमारे ब्रेन तक जाते हैं। ईयर की वजह से हमें वो आवाज़ फिर सुनाई दे जाती है। तो देखते हैं कैसे वर्क होता है। ये है हमारा ईयर का बाहर वाला पार्ट जिसको पीना बोलते हैं। बाहर की जो भी वाइब्रेशन, जो भी आवाज़ आ रही है, जो भी प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसको कलेक्ट करके अंदर भेजता है। कहाँ से? ऑडिटरी कैनाल से। ऑडिटरी कैनाल के बाद यहाँ पे देखते जाएगा, पीना है हमारा आउटर पार्ट जो क्या करता है, कलेक्ट करता है सारी आवाज़ें सराउंडिंग से, फिर क्या करता है ऑडिटरी कैनाल में भेजता है। एट द एंड ऑडिटरी कैनाल के बाद एक थिन मेम्ब्रेन लगी हुई होती है जिसको हम ईयर ड्रम बोलते हैं या फिर टम्फिक मेम्बर भी बोलते हैं। यहाँ पर ये है हमारा ईयर ड्रम। तो यहाँ तक वो सारी वाइब्रेशन पहुँच गई। उसके बाद व्हेन अ कंप्रेशन ऑफ मीडियम रीचेज द ईयर ड्रम द प्रेशर ऑन द आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन इंक्रीजेज एंड फोर्सेज द ईयर ड्रम इनवर्ड। तो होता क्या है कि अब यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होगा और ईयर ड्रम अंदर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, अब ईयर ड्रम तक आवाज पहुंच गई। सिमिलरली द ईयर ड्रम्स मूव आउटवर्ड व्हेन द रेयर फ्रैक्शन रीचेज। तो अब ईयर ड्रम बीट होने लगेगा। ठीक है, अंदर बाहर, तो जिससे कि वाइब्रेशन कॉज होगी। वहाँ पे 3 बोन प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? हैमर, एनविल, स्टीरअप। कहाँ पर? ये मिडल ईयर की बात चल रही है। यहाँ पे 3 ये बोन प्रेजेंट हैं आपके ईयर के अंदर जिसमें अब वाइब्रेशन कॉज होगी ईयर ड्रम जो बीट कर रहा है उसकी वजह से। ठीक है, तो ये मिडल ईयर की बात आ गई। मिडल ईयर में आवाज़ पहुंच गई है। मिडल ईयर क्या करेगा? उस आवाज़ को ट्रांसमिट कर देगा इनर ईयर में। ठीक है, अब इनर ईयर द प्रेशर वेरिएशन आर टर्न इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो ये जो प्रेशर वेरिएशन जो बाहर से चल के आया था अब वो इनर ईयर में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉक्लिया तक पहुंच जाएगा। कॉक्लिया देखते हैं कहाँ पर ये, तो यहाँ तक ये सारी आपके जो वाइब्रेशंस थी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो गई और कॉक्लिया तक पहुंच गई। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गई। ये गोल गोल से जो कॉइल है ना इसको कॉक्लिया बोला है। दीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर सेंड टू द ब्रेन। अब ये ऑडिटरी नर्व से ब्रेन तक पहुंच जाएंगी और फिर वापस से आपको जो सिग्नल मिलेगा ब्रेन से उसकी वजह से आप ये साउंड सुन पाएंगे। चैप्टर हुआ फिनिश। ये है आपकी क्विक समरी जिसको आप पढ़ेंगे और चैप्टर का एक क्विक रिव्यू लेंगे। एंड अब देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। व्हाट इज द साउंड एंड हाउ इज साउंड प्रोड्यूस। साउंड क्या है और साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। एक डायग्राम बनाना है, हाउ कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन प्रोड्यूस हो रहा है वो बनाना है। साइट एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट साउंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम फ्रॉम इट्स प्रोपोगेशन। तो एक एक्सपेरिमेंट करना है जिसमें आपको ये बताना है कि साउंड को किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है प्रोपोगेशन के लिए, मतलब ट्रांसमिट होने के लिए। अब वाई साउंड वेव कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो ये हमने पढ़ लिया, ये भी आप बता देंगे। विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई योर फ्रेंड बाय हिज वॉइस वाइल सिटिंग विद अदर डार्क रूम। तो कौन कौन सी ऐसी साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको आपके फ्रेंड की आवाज़ को सुन पाएंगे। अगर अंधेरे कमरे में बैठे हैं और आपका फ्रेंड कुछ बोल रहा है तो कौन कौन सी साउंड की ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होंगी जो आप सुनने में मदद करेंगे। जैसे पिच होगी, एम्पलीट्यूड होगी, लाउडनेस होगी ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फ्लैश एंड थंडर आर प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली, जैसे कि लाइट और जो थंडर एक साथ प्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन जो थंडर है वो आपको हियर अ फ्यू सेकंड लाइट के बाद सुनाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है वो हमने देख लिया, क्योंकि उनकी जो स्पीड है उसमें वेरिएशन होगा इसलिए। एक पर्सन है जिसकी हियरिंग रेंज इतनी है। व्हाट आर द टिपिकल वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव्स इन एयर कॉरस्पॉन्डिंग टू दीज 2 फ्रीक्वेंसीज। टेक द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज इतना। तो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करके देखते हैं। तो एक्सपेरिमेंट जो आपको यहाँ पे करने हैं, तो आपने जो एक्सपेरिमेंट देखा था अपनी बुक में एक बेल वाला, वो वाला आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो हमें यहाँ पर रेंज बता रखी है, तो पहले फॉर्मूला देखेंगे स्पीड। तो वेवलेंथ इनटू में फ्रीक्वेंसी होता है ना। यहाँ पे दिया है स्पीड ऑफ एयर कितना 344 मीटर सेकेंड। फॉर्मूला लगाएंगे, v दिया है आपको 20 हर्ट्ज, लैम्डा 1 इक्वल्स टू में v अपॉन में v1 करेंगे। तो 344 अपॉन में 20, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 117, ये आएगा 17.2 समथिंग। ठीक है, आगे करना है लैम्डा 2 के लिए निकालेंगे आप, ये लेंगे यहाँ पर दोबारा 20 लेंगे। तो लैम्डा 2 के लिए ठीक है, ये कितना है 20 के हज़ार, के का मतलब होता है 1000, तो 20,000 दिया हुआ यहाँ पे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 2 चिल्ड्रंस आर एट अपोजिट एंड्स ऑफ एल्यूमिनियम रोड। तो एक एल्युमिनियम की रॉड है, दोनों बच्चे अपोजिट साइड में खड़े हैं, एक इधर एक इधर। वन स्ट्राइक एट द एंड ऑफ द रोड विद द स्टोन। एक जने ने क्या करा, स्टोन से उस रोड को क्या करा, स्ट्राइक किया। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम्स टेकन बाय साउंड वेव्स। तो आपको रेशियो निकालना है कि साउंड वेव इन एयर एल्युमिनियम टू रीच द सेकंड चिल्ड्रन, कि दूसरे
बच्चे तक वो कब तक पहुँचेगी, कैसे पहुँचेगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तो लेंथ लेते हैं एल्युमिनियम रॉड की, डी ले लेते हैं, लाइट कर लेते हैं। स्पीड ऑफ वेव देखते हैं 25 डिग्री सेल्सियस में, नॉर्मल ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगी 6420, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो टोटल एल्युमिनियम के लिए निकालना है हमें, तो V ये लिए फॉर्मूला लगेगा और हम D अपॉन में 6420 करके स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कैसे करेंगे, 346 मीटर सेकेंड। ये एल्युमिनियम के लिए हमने निकाल दिया, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब पहले एयर का निकालते हैं, टोटल एयर के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, D अपॉन में V एयर के लिए, तो D अपॉन में 346, ये एयर के लिए निकल गया। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे इस क्वेश्चन का, एयर अपॉन में एल्युमिनियम वाला। तो क्या हुआ, 6420 अपॉन में 346 और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सोर्स ऑफ साउंड इतनी दी गई है, फ्रीक्वेंसी हाउ मेनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन अ मिनट, 1 मिनट में ही कितना वाइब्रेट करेगा ये बताना है आपको। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, 9 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर करते हैं 9 क्वेश्चन सॉल्व। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ ऑस्किलेशन अपॉन में टाइम। तो नंबर ऑफ ऑस्किलेशन कितने दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो हमें ऑस्किलेशन नहीं दिया हमें, तो ऑस्किलेशन निकालना, तो नंबर ऑफ ऑस्किलेशन आप इधर लिखेंगे और फ्रीक्वेंसी इंटू में टाइम हो जाएगा, तो दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। फ्रीक्वेंसी कितनी है 100 हज़ार्ड इंटू में टाइम कितना दिया मिनट में, तो इसको क्या करेंगे 60, 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकंड होती है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 9 का। डज साउंड फॉलो द सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डज एक्सप्लेन। तो ये तो हमने देखा था कि जो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन थे हमारे लाइट का, वो हमारा साउंड ने फॉलो किया था ना, ऐसे करके ऐसे एक ही पाथ पे गया था, फिर रिफ्लेक्ट हो गया था। तो ये हमने देख लिया अपने चैप्टर में। व्हेन अ साउंड इज रिफ्लेक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस, अगर कोई भी साउंड एक डिस्टेंस से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, इको इज प्रोड्यूस, इको प्रोड्यूस हो रही है, लेट द डिस्टेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड द सोर्स ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग रिमेन द सेम। तो जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और जो डिस्टेंस है वो सेम ले लेंगे। डू यू हियर इको साउंड ऑन अ हॉटर डे, क्या गर्मियों के दिन में फिर आपको इको सुनाई देगी, तो इसका रीज़न आपको देना है, तो आप इसका रीज़न देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, गिव 2 प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। तो 2 प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता देना है साउंड वेव्स की, कि कहाँ कहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स हो रहा है, तो बता देना कहाँ कहाँ पे होगा। तो यहाँ पे आप अंडर वाटर लिख सकते हैं एक एग्जाम्पल, और एक स्टेथोस्कोप लिख सकते हैं। 13 क्वेश्चन देखते हैं। स्टोन एक फेंका गया है टावर जिसकी हाइट है 15 मीटर हाई इनटू अ पॉन्ड, पॉन्ड से, व्हेन इज इट स्प्लैश हियर एट द टॉप, ग्रेविटेशनल फोर्स ये दे रखा है, स्पीड ऑफ साउंड ये दे रखी है, तो आंसर निकालना है इसका। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, वो सब देख के इसको निकालते हैं। चलो कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। 13 क्वेश्चन, तो पहले जो भी चीज़ें गिवन है वो सारी लिख लेंगे, थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं सो दैट क्वेश्चन दिखता रहे हमें। हाँ जी, चलिए। डिस्टेंस कितना है 500 मीटर, स्पीड क्या है साउंड की 340, एक्सेलरेशन जो दिया हुआ है ग्रेविटी में 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर, u कितना हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0, टाइम हो जाएगा t1, तो फॉर्मूला लगेगा s इक्वल्स टू में ut1 प्लस में हाफ gt1 का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो निकल जाएगी हमारा t1। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, t2 निकालना है। तो t2 आप कैसे निकालेंगे, ये आपको जो दे रखे ना इक्वेशंस, तो यहाँ से आपका t2 आ जाएगा, 0 से 0 कटेगा 0.547, हाँ, तो आंसर आएगा 1.547 सेकेंड। तो ये t2 निकल गया, यहाँ से आपका t1 निकल गया। तो आप क्या करेंगे, t1 प्लस में t2 करेंगे तो टोटल आपका टाइम आ जाएगा। बस थोड़ा सा सॉल्व करना है, इसको यहाँ पे पुट करके सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर t1 निकाल लेना है, एंड यहाँ से t2 निकल गया तो t1 प्लस में t2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। साउंड वेव ट्रैवल स्पीड ये दी गई है और वेवलेंथ ये दी गई है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो बतानी है, और क्या वो सुनने लायक होगी, क्या आप सुन पाएंगे वो बताना है। तो यहीं पे कर लेते, चलो ये वाला क्वेश्चन 14 है ना, 14 के नीचे करते हैं। स्पीड कितनी है, वेवलेंथ क्या दी है 1.5 सेंटीमीटर, ऐसे होते हैं ना, ऐसे लिखते हैं। हाँ जी, स्पीड ऑफ साउंड कैसे निकालेंगे, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, तो लैम्डा इनटू में v कर देंगे, तो v इक्वल्स टू में v अपॉन में लैम्डा
339 अपॉन में इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, जो सेंटीमीटर में दिया गया है, तो आएगा 0 पॉइंट, बस सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे हर्ट्ज़ आ जाएगा। तो आप बता देंगे कि सुनने लायक आवाज़ आएगी या नहीं। रिवर्बरेशन क्या होता है, उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, तो लाउडनेस ऑफ साउंड क्या हो सकती है एंड क्या होती है, मतलब डेफिनेशन, और फैक्टर इसके ऊपर कौन कौन से डिपेंड करेंगे। एक्सप्लेन हाउ बैट्स यूज़ अल्ट्रासाउंड टू कैच प्रे, किस तरीके से बैट अल्ट्रासाउंड वेव्स को यूज़ करते हैं अपने प्रे को पकड़ने के लिए, और क्लीनिंग में कैसे यूज़ होता है अल्ट्रासाउंड। वर्किंग और एप्लीकेशन बतानी है सोनार की। अब 20 क्वेश्चन दिया गया है। ये सोनार डिवाइस है, सबमरीन में सेट कर रखा है, सिग्नल रिसीव हो रहे हैं इतनी 5 सेकेंड लेटर। कैलकुलेट करनी है स्पीड, साउंड इन वाटर, वाटर के अंदर, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सबमरीन इतना, तो डिस्टेंस क्या है इतना। और 22 क्वेश्चन में आपको ह्यूमन ईयर के बारे में बताना है, कैसे काम करता है, डायग्राम भी बनाना है। एक्सप्लेन हाउ डिफेक्ट इन अ मेटल ब्लॉक कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग अल्ट्रासाउंड, तो ये हमने देख लिया था, ये भी आप कर सकते हैं। तो 20 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर, ठीक है। टाइम कितना हो रहा है यहीं पे देख लेते हैं। टाइम बताया हमें 5 सेकेंड बाद आवाज़ आ रही है। डिस्टेंस भी बताया हुआ है 3625 मीटर। वाटर का डिस्टेंस कितना लेना है, ट्वाइस। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर इक्वल्स टू में 2d अपॉन में t करेंगे, तो इधर आ जाएगा ये, तो 2 इंटू में 3625 अपॉन में 5 आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे बस 5 इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा आपका। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी पॉइंट में अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछेगा, आपके डाउट्स रिजॉल्व किए जाएंगे, पर्टिकुलर वीडियो बनाई जाएगी। एंड अगर आप अभी तक वीडियो से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका वीडियो पर आने के लिए, चैनल पर विजिट करने के लिए थैंक यू। कोई भी डाउट हो, प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर्स पढ़े, आप जाकर चेक कर सकते हैं। आई बटन में ऊपर लिंक दे दिया गया होगा, तो आप वहाँ से भी पहुँच सकते हैं डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू।